हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म करने जा रहे हैं। अभी लास्ट लेक्चर में हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में डिस्कस कर लिया था। अगर वो आपने लेक्चर नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हो, या चैनल है केमिस्ट्री विद राजेश कसू, आप सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म बच्चों को बहुत टफ लगता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, इसको ट्रिक्स की हेल्प से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप इसको आसानी से सोल्व कर सको, क्योंकि इसके क्वेश्चन आते हैं, नीट में भी आते हैं, जेई मेन जेई एडवांस में भी आपके क्वेश्चन आते हैं, कंपटीशन लेवल के आते हैं। और बोर्ड के लिए, बोर्ड वाले स्टूडेंट है, इसको थोड़ा ब्रीफ में देख लेना भी। तो शुरू करते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। कल ही बताया था स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होंगे, स्टीरियो आइसोमर क्या होंगे। वो कंपाउंड या वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा बट स्पेस में अरेंजमेंट है वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। क्या मैं यहां ऐसे लिख सकता हूं, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट अरेंजमेंट इन स्पेस इन डिफरेंट, बट अरेंजमेंट इन स्पेस डिफरेंट। ठीक है, ऐसे कंपाउंड्स को आइसोमर कहेंगे और इस फिनोमेनन को आइसोमेरिज्म, यानी कौन सा आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहेंगे। रिपीट कर देता हूं, वो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है बट उनकी स्पेस में अरेंजमेंट है वो क्या है, डिफरेंट है। ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, स्टीरियो आइसोमर कहेंगे, और इस फिनोमेनन को हम क्या कह देंगे, स्टीरियो आइसोमेरिज्म कह देंगे। क्लियर है। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म आपका दो तरह का होता है भाई, एक होता है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरा होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, इसे हम जीआई लिखेंगे, इसे क्या लिखोगे, ओआई लिख लो। ठीक है, जीआई को कैसे लिखेंगे हम, जीआई में हम ऐसे लिख सकते हैं, दोज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट arrangement of ligand in respect to bond angle, या फिर हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम या फिर सेंट्रल मेटल आयन। ठीक है, are known as geometrical isomers. This phenomenon is known as geometrical isomerism. ठीक है, यानी वो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है बट जो लिगेंड की अरेंजमेंट है सेंट्रल मेटल एटम या आयन के इर्द गिर्द वो क्या डिफरेंट है। किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे, बॉन्ड एंगल और डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में देखेंगे। इसमें क्या होता है, जो दो सेम लिगेंड होते हैं उनके बीच में क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, इसमें दो सेम लिगेंड के बीच में। और ट्रांस में क्या होता है कि जो दो सेम लिगेंड होते हैं उनके बीच में क्या होता है, 180 का एंगल होता है। यह बात ध्यान रखना है, 180 मतलब एक दूसरे के अपोजिट हो गए। ठीक है, और 90 मतलब एक दूसरे के क्या हो गए, एडजेसेंट हो गए। सीधी सी बात है, यानी सेम लिगेंड क्या होंगे, एडजेसेंट साइड पर होंगे और यहां क्या होंगे, अपोजिट साइड पे होंगे। समझ आ गया होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको ले लो, ये स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स का मैं एग्जांपल ले रहा हूं। मान लो यहां पर एक लिगेंड है आपका, दूसरा ए टाइप का लिगेंड है, और यहां पर ए टाइप का लिगेंड है, यहां पर बी टाइप का और यहां पर बी टाइप का। ये एक दूसरे के क्या है, 90 डिग्री के एंगल पे, एडजेसेंट साइड पे। तो ये क्या हो गया, आपका सिस हो गया। और दूसरा एग्जांपल आप ले लो, जैसे ये मेटल है, यहां पर ए और यहां पर ए है, यहां पर बी है और यहां पर बी है, ये एक दूसरे के क्या हो गए, 180 पर हो गए। ये भी क्या हो गए, एक दूसरे के 180 पर हो गए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक दूसरे के अपोजिट साइड हो गए। तो मतलब ये क्या हो गया, ट्रांस हो गया। ये सिस था और ये आपका क्या हो गया, ट्रांस हो गया। बहुत आसान है आइडेंटिफाई करना। ठीक है, एक बार इतना नोट कर लो, मैं साइड में हो जाता हूं। सिस और ट्रांस को सिंपल सा तरीका आइडेंटिफाई करने का, मान लो ये मेटल है, सेंट्रल मेटल एटम, इस पे मैंने इर्द गिर्द 4 लिगेंड अटैच कर रखे हैं, 1 2 3 और 4। ठीक है, ये किसकी बात कर रहा हूं मैं, यहां लिख लेना भी, ये बात कर रहा हूं मैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की।
ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है 4 होता है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 टेट्राहेड्रल का भी होता है बट वो जीआई शो नहीं करता। ठीक है, जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है एक तो स्क्वायर प्लेनर का होता है, एक किसका होता है टेट्राहेड्रल का होता है। इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो DsP2 होती है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है sp3 होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये सेंट्रल मेटल एटम होगा और इस तरह से इसमें क्या होती है, ये टेट्राहेड्रल शेप है, इसमें जो एंगल होगा 109 डिग्री 28 मिनट होता है, यानी ऑल पोजीशन आर क्या होती है आइडेंटिकल होती है। ऑल पोजीशंस आर आइडेंटिकल या इक्विवेलेंट कह लोगे आप, तो सारी की सारी पोजीशन इक्विवेलेंट है, तो आप किसी दो को चेंज भी कर दोगे लिगेंड को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी यह जीआई शो नहीं करता। यह बात ध्यान रखनी है। तो ये स्क्वायर प्लेनर करते हैं। स्क्वायर प्लेनर में एक बात ध्यान रखना, सिस क्या क्या है, 1 और 2 एक दूसरे के 90 पे है, 1 3 एक दूसरे के 90 पे है, 1 4 एक दूसरे के क्या है 180 पे है। तो सिस किसके लिए लिखूंगा मैं, जैसे आपका 1 2 सिस है एक दूसरे के, ठीक है 1 और 2, एक तो ये पेयर बन गया। दूसरा क्या होगा 1 और 3 सिस है, और इसके अलावा क्या हो गया अभी आपका 2 और 4 सिस है, और 2 और 1 तो मैंने लिख ही दिया, एक ही बात है ये। ठीक है, ट्रांस क्या होगा, सीधा ट्रांस याद रख लो, चाहे इसके अपोजिट ये है, यानी 1 और 4 एक दूसरे के क्या है ट्रांस पर है, 2 के अपोजिट क्या है 3 है, यानी 2 और 3 एक दूसरे के क्या है ट्रांस पे है। ये ध्यान रखना अपोजिट वाले ट्रांस होते हैं, बाकी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे सिस हो जाएंगे, सिंपल है। ये किसके केस में कर लिया हमने, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के अंदर कर लिया कि जीआई को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। इसके बाद मैं बात कर रहा हूं ऑक्टाहेड्रल के लिए। ये मान लो ये ऑक्टाहेड्रल के लिए बना रहा हूं मैं भी। ऑक्टाहेड्रल को क्या मैं ऐसे बना सकता हूं, ये मेटल है, यहां पर ये फर्स्ट हो गया, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, आपकी मर्जी है, नंबरिंग कहीं से शुरू कर सकते हो आप। हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, या तो D2sp3 होगी या फिर क्या होगी sp3d2 होगी। क्लियर है, ये तो सभी को आती है। अब देखो ट्रांस लिख देता हूं पहले, इस तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। इसके जस्ट अपोजिट क्या है 4 है, यानी 180 पे, तो 1 और 4 एक दूसरे के क्या है ट्रांस है। 6 के जस्ट अपोजिट क्या है 3 है, यानी 3 और 6 क्या है एक दूसरे के ट्रांस है। 2 के अपोजिट क्या है 5 है, यानी 2 और 5 को मैं क्या लिखूंगा ट्रांस लिखूंगा। ट्रांस के 3 पेयर हो गए, ये इसका ट्रांस है, ये इसका ट्रांस है, ये इसका ट्रांस है, बाकी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या होंगे सिस होंगे। देख लो क्या होगा, 1 और 2 के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, सिस है। 1 और 3 क्या है एक दूसरे का सिस है। 1 और 5 एक दूसरे का सिस है। 1 और 6 एक दूसरे का 6 है, यानी 1 2 हो चाहे 90 डिग्री का है, 1 3 हो तो भी 90 डिग्री का है। कैसे होगा 90 डिग्री का। अब मान लो ये वाला है, समझाने के लिए बता रहा हूं भी। और अब क्या होगा 4 लिगेंड, तो ये मान लो ये सेंटर है, ये सेंटर है इसका, ये क्या है सेंटर है। एक यहां पे लिगेंड है, दूसरा यहां पे लिगेंड है, तीसरा यहां पे लिगेंड है, चौथा यहां पे लिगेंड है। ठीक है, पांचवां लिगेंड ऐसे ऊपर होगा, छठा लिगेंड क्या होगा नीचे होगा। तो ये ऊपर वाला और नीचे वाला क्या है, सभी के रिस्पेक्ट में तो 90 डिग्री पे है ना, ऊपर वाला और नीचे वाला 90 डिग्री पे है, बट ये ऊपर वाला और नीचे वाला एक दूसरे के लिए क्या है 180 पे है, मतलब एक दूसरे के लिए ट्रांस है, बाकी सभी के लिए वो क्या होंगे सिस होंगे। क्लियर है। तो इस लिगेंड ये जो सेंटर में मेटल है यहां पर और ये वाले ये दोनों एक दूसरे के क्या है 90 पर है। यहां से ऐसे जाएं और ये जाएं, ये भी 90 पे है, बट यहां से अगर मैं इस साइड जाता हूं, आपको शायद क्लियर दिख रहा होगा, यहां से मैं अगर इस साइड जाता हूं ये एक दूसरे के क्या है 180 पे, बाकी सारे 90 पे होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये आप सिस और ट्रांस को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका जीआई, एक बार इतना नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब आ जाओ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब पहले तो ये देखो कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कौन से होते हैं। आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ रखा होगा, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करवा देता है, चाहे वो क्लॉकवाइज रोटेट करवाए चाहे एंटी क्लॉकवाइज करवाए, उन्हें उन कंपाउंड को हम क्या कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहते हैं। लिख लो, दोज कंपाउंड विच रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट आर नोन एज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ठीक है, दूसरा, अब ऑप्टिकल आइसोमर कौन से होते हैं, तो हम ऑप्टिकल आइसोमर को कैसे डिफाइन करेंगे, वो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट जो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को क्या करे अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे ऑप्टिकल आइसोमर कहेंगे। ठीक है, तो दोज कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but rotate the plane of polarized light
sorry, but rotate the plane of polarized light in opposite direction are known as optical isomer, and this phenomenon is known as optical isomerism. ठीक है, तो इसमें हम दो टर्म करेंगे, एक लीवो रोटेटरी होता है और एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, तो ये क्या करेगा, those isomer which rotate the plane of polarized light in clockwise direction are known as dextrorotatory, और those isomer which rotate the plane of polarized light in anti-clockwise direction are known as levorotatory। ठीक है, इसको हम D से रिप्रेजेंट करते हैं या कई बार प्लस के साइन से भी कर देते हैं, इसे हम L से रिप्रेजेंट करते हैं या कई बार माइनस के साइन से भी कर देते हैं। ठीक है, जो क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं उन्हें डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, लीवो रोटेटरी कहते हैं। ये कुछ कॉमन टर्मिनोलॉजी थी। अब एक ऑप्टिकल आइसोमर ये मेरिज्म शो करने के लिए कंडीशन होती है, अभी उसमें क्या होना चाहिए, कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। ठीक है, कौन शो करेगा, जिनमें क्या हो, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री क्या हो, एब्सेंट हो। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या आ जाता है, आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री हो सकता है, या एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो सकता है। ये तीनों क्या होनी चाहिए, एब्सेंट होनी चाहिए। वो ही कंपाउंड क्या करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। मैंने आपको जियोमेट्रिकल आइसोमर और ऑप्टिकल आइसोमर के बारे में थोड़ा ब्रीफ में बता दिया है। अब हम क्या करेंगे कि हर एक का, जैसे मैं पहले शुरू करने जा रहा हूं कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में कौन जीआई शो करता है, कौन ऑप्टिकल आइसोमर शो करता है, एक साथ ही कर लेंगे दोनों डिस्कस, ताकि उसमें क्या हो, आपको याद रखना आसान हो। और उसके साथ ही मैं क्या करूंगा, कुछ ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको मेमोराइज करना आसान हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 2, 3 होगा। ठीक है, वो न तो जीआई शो करेंगे और न ही ऑप्टिकल आइसोमर शो करेंगे, दोनों ही शो नहीं करते भाई। क्यों, दो वाला क्या होता है, लीनियर होता है। लीनियर में तो आपको वैसे भी पता है एंगल क्या होता है, 180 का होता है। तो जीआई में क्या होगा, जीआई तभी शो करेगा जब एंगल चेंज होते हो। ठीक है, जैसे सिस में 90 है, ट्रांस में 180, अगर एंगल चेंज हो रहे हैं तब जीआई शो कर रहा है, अगर एक पर्टिकुलर एंगल है तो शो नहीं करेगा। अब इसके बाद में देखो कि दूसरा, जैसे ये आपका 3 वाला है, 3 वाला क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, प्लेनर नाम ही बता रहे हैं। दूसरा कि इसके अंदर क्या होता है, 120 डिग्री का एंगल होता है, सारे के सारे चेंज नहीं होते एंगल एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, मतलब जीआई शो नहीं करेगा। प्लेनर है मतलब उसमें सिमेट्री है तो वो ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा, ये भी सिमेट्रिकल है तो ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। समझ आ गया होगा। अब आ जाओ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में। 4 में भाई दो कंडीशन होती है, एक तो आपकी अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो, अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो आपका कॉम्प्लेक्स होगा टेट्राहेड्रल, और अगर आपकी हाइब्रिडाइजेशन है dsp2 तो कॉम्प्लेक्स होगा स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल में भी आपको पता है एंगल होते हैं वो फिक्स होते हैं 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, सभी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, 109 डिग्री 28 मिनट है, यानी यहां एंगल कोई चेंज नहीं हो रहा। एंगल चेंज नहीं हो रहा तो मतलब जीआई शो नहीं करेगा। हाँ, मैंने आपको बता दिया होगा कि जो जीआई शो करते हैं यानी जो ट्रांस आइसोमर होते हैं उसमें डिस्टेंस ज्यादा होता है और सिस में क्या होता है, कम होता है। अब दूसरा भी, क्या ये ऑप्टिकल आइसोमर शो कर सकता है? जी कर सकता है, ऑप्टिकल आइसोमर यह शो कर सकता है, बट उसके लिए मैं कंडीशन बताऊंगा कि कब शो कर सकता है। अब आ जाओ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। तो स्क्वायर प्लेनर है, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन है, जीआई शो करेगा। ठीक है, बट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, कॉम्प्लेक्स का नाम है प्लेनर। प्लेनर मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसके अंदर, बट कुछ केस में ये ऑप्टिकल आइसोमर भी शो कर जाता है। ठीक है, तो यहां क्या लिखेंगे, रेयरली शो ऑप्टिकल आइसोमर। शो करता है, भी कुछ केस में करता है, वो ऐसी कंडीशन आती है ना जहां कम केस में करता है, वो आपके कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है, उसको अच्छे से करना है, वो डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, तो एक बार आपने नोट कर लिया होगा। अब बात कर रहा हूं मैं पहले टेट्राहेड्रल की, उसके बाद में मैं बात करूंगा स्क्वायर प्लेनर की। मैं इतना हटा रहा हूं, एक बार नोट कर लो चाहे। कोऑर्डिनेशन नंबर है आपका 4, हाइब्रिडाइजेशन है sp3, शेप है टेट्राहेड्रल। बात आ रही है कि ये मैंने बता दिया था जीआई शो नहीं करता, जीआई शो नहीं करता, बट ऑप्टिकल आइसोमर है वो शो करता है।
ठीक है, किस केस में करेगा ऑप्टिकल आइसोमर? देखो भाई, जो केस है, एक तो चारों के चारों लिगेंड इससे जो अटैच है वो डिफरेंट हो। आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद आ रही होगी कि कार्बन के साथ जो चारों एलिमेंट, जो भी एटम या ग्रुप अटैच हैं वो डिफरेंट होते हैं, तो वो कार्बन क्या होती है? कायरल होता है। ठीक है, कायरल है तो वो क्या करेगी? वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगी। यहां भी तो मैं क्या कर रहा हूं कि चारों आपके ग्रुप एटम या लिगेंड, यहां तो एप्रोप्रिएट वर्ड क्या रहेगा? लिगेंड रहेगा। अगर चारों लिगेंड डिफरेंट है तो उसमें क्या होगा? एब्सेंस ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, उसमें कोई एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, मतलब वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अब एक बात और याद आ रही होगी आपका, कार्बन का जैसे ए बी सी डी हो और इसकी हम मिरर इमेज बनाते हो, ठीक है, तो मिरर इमेज बनाएंगे तो क्या होगा? इस तरह से आएगी ना, यहाँ पे ए आ जाएगा, यानी जो ऊपर है ऊपर वाला ऊपर आएगा, नीचे वाला है नीचे वाला नीचे आएगा। जो मिरर के पास वाला था उसे पास ही लिखना है, जो मिरर से दूर वाला था उसे दूर ही लिखना है। ये बात आपको समझ आ गई होगी। जो पास है उसको पास लिखोगे, दूर है उसको दूर लिखोगे, आप अच्छी सी स्ट्रक्चर बनाओगे। यानी एक दूसरे की क्या है? मिरर इमेज है। मिरर इमेज कौन सी? नॉन सुपर इंपोजेबल। इसको समझो भाई, जैसे मेरा ये हाथ है, इसको अगर मैं मिरर में देखूं तो ऐसा दिखेगा, ठीक है, ये दूसरे एक दूसरे की क्या हो गए? मिरर इमेज हो गए। अब मैं इस हाथ के ऊपर ऐसे रखूं तो ये क्या सुपर इंपोज कर रहा है? नहीं कर रहा। सुपर इंपोज कब करता? जब उंगलियों के ऊपर उंगली आती और इस जो थंब है थंब के ऊपर थंब आता, ठीक है, बट हमें दिखाई दे रहे हैं कि जो थंब के ऊपर थंब नहीं आ रहा, तो मतलब ये सुपर इंपोज नहीं कर रहा। ये एक दूसरे की क्या है? नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज है। तो ऐसा केस जिसमें नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज बने वो क्या होगा? आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये एक दूसरे की क्या है? नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज, ठीक है, ये एक दूसरे की नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज है। इन्हें हम क्या कहते हैं? एनांशियोमर कहेंगे। क्या कहेंगे इन्हें हम? एनांशियोमर कहेंगे। क्लियर है? तो यहां भी क्या होता है कि जैसे एनांशियोमर कौन से होते हैं? डी और एल एक दूसरे के क्या है? एनांशियोमर है। समझ आ गया होगा। तो नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज बनेंगे, एक दूसरे के एनांशियोमर होंगे, यानी डी और एल आपके दो एनांशियोमर होते हैं। नोट कर लेना भी, वहीं जहां मैंने ऑप्टिकल एक्टिविटी का लिखा है था वहां ये लिख लेना। अब देखो भाई, चारों के चारों लिगेंड डिफरेंट है, मतलब ये क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अब आपसे पूछ ले कि कितने आइसोमर बनेंगे, तो एक डी बनेगा और दूसरा क्या बनेगा? एल बनेगा, ठीक है। और कौन सी पॉसिबिलिटी है कि अगर आपके पास जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन है उसके साथ बाइडेंटेंट लिगेंड जुड़ जाए। हाँ, एक कुछ टर्मिनोलॉजी भी लिख लो भाई, ये काम आएगी आपके। वैसे तो मैंने बता दी थी जब लिगेंड करवा रहा था, मैंने ये बातें बताई थी, ठीक है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो देख लो, उससे हेल्प मिलेगी अब आगे करने में। अब ये लिखो कि जैसे मैंने मेटल के साथ ए बी सी डी लिखा, एम मैं कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं उसको लिख देता हूं। एम रिप्रेजेंट कर रही है सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन को, ठीक है। जो ए बी सी डी इस तरह से मैं लिखूंगा, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? मोनोडेंटेंट लिगेंड को। किसको रिप्रेजेंट कर रही है? मोनोडेंटेंट लिगेंड को। इसके बाद में मैं जैसे ए टाइप लिगेंड लिखूंगा, या फिर मैं बी टाइप लिख दूं, या फिर मैं सी टाइप लिख दूं, ये क्या होते हैं? सिमेट्रिकल बाइडेंटेंट लिगेंड। ये क्या होंगे आपके? सिमेट्रिकल बाइडेंटेंट लिगेंड। स्पेलिंग चेक कर लेना भी आप। और सिमेट्रिकल बाइडेंटेंट लिगेंड समझ रहे हो ना? जैसे आपका इथाइलिन डाइमाइन है, इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, CH2 NH2 CH2 NH2, ये इथाइलिन डाइमाइन है। यहां भी नाइट्रोजन डोनर है, यहां भी नाइट्रोजन डोनर है, और ये क्या हो रहा है? सिमेट्रिकल है, ठीक है। तो दोनों में सेम एटम डोनर है, तो हम ए टाइप लिख दें, चाहे बी लिख दें, चाहे सी लिख दें, ठीक है। तो ये क्या हो गया? सिमेट्रिकल बाइडेंटेंट। अब इसको एक तरह से और भी लिख सकता हूं, जैसे ये मेटल है, मेटल के इर्द गिर्द जैसे मुझे ये बनाना हो तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। ये इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, EN है, ठीक है, क्योंकि ये दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। इसको मैं एक तरह से और भी लिख सकता हूं भी, जैसे ये मेटल है, यहां भी नाइट्रोजन डोनर है, यहां भी नाइट्रोजन डोनर है, मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं इसको? ये और ये एक ही चीज है। इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, कंफ्यूज नहीं होना। इसी तरह ऑक्जेलेट होता है आपका, ऑक्जेलेट ऐसे भी लिख सकते हैं ना। तो इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन डोनर होता है, तो ऑक्सीजन डोनर को इस तरह से हम लिख सकते हैं। सेंट्रल मेटल एटम मान लो ये है, तो ऐसे लिख दूं मैं O, या फिर इसको किससे रिप्रेजेंट करता हूं मैं? ऑक्स से रिप्रेजेंट करता हूं, ठीक है। तो इस तरह से भी लिख सकता हूं मैं,
तो ये बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। ये सेंट्रल मेटल एटम है तो इसके साथ इस तरह से जुड़ा हुआ है। ये क्या है, जो ऑक्जिलेट है या इथाइलिन डाइमाइन है, ये क्या है आपके सिमेट्रिकल बाइडेंटेन लिगेंड है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं EN, और ऑक्जिलेट हो गया। इसके अलावा आप बाइपायरिडाइल पढ़ोगे, ठीक है, वो भी सिमेट्रिकल होते हैं। बाइपायरिडाइल क्या होता है, पायरिडीन तो आपने देखी होगी ना, पायरिडीन की स्ट्रक्चर मैं ये मान रहा हूं आपको आती है। ये पायरिडीन है और यहां पे भी नाइट्रोजन है, यहां भी नाइट्रोजन है, इसे क्या कहते हैं, बाइपायरिडीन, ठीक है। ये भी क्या आपका सिमेट्रिकल बाइडेंटेन लिगेंड है। इसके बाद में इतना नोट कर लो। अब आता है अगर मैं लिखूं AB टाइप जैसे, या फिर CD टाइप लिख दूं, या फिर DE टाइप लिख दूं, आपको अब तो पता ही चल गया होगा क्या होगा। इस तरह से मैं लिखता जा रहा हूं तो ये क्या होता है आपका अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेंट लिगेंड होंगे, ठीक है। ग्लाइसिनेटो कैसे लिखते हो, ग्लाइसिनेटो को यहां पे NH2 लगा दोगे, यहां C डबल बॉन्ड O लगा दोगे, ठीक है। इसे ग्लाइसिनेटो GLY लिखते हैं। या कई बार ऐसे भी लिखा आ सकता है आपका, जैसे एक तरफ ऑक्सीजन दिखा रखा है, एक तरफ नाइट्रोजन दिखा रखा है, ये इस तरह से डोनेट कर रहा है, एक तरफ ऑक्सीजन कर रहा है, एक तरफ नाइट्रोजन कर रहा है, ये क्या है, ग्लाइसिनेटो के लिए होगा। क्लियर है। तो इस तरह से ये क्या हो गया, अनसिमेट्रिकल हो गया, क्योंकि अलग अलग डोनर एटम है ना, अलग अलग डोनर एटम है, इसलिए मैंने AB टाइप लिखा है। एक A है तो दूसरा B टाइप है, ठीक है। या ये कह सकते हो CD टाइप है, या फिर या DE टाइप है, ठीक है। तो ये टर्मिनोलॉजी हम यहां यूज करेंगे, आपको आनी चाहिए। अब देखो भाई, इसमें क्या है कि अगर अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेंट लिगेंड लगा हुआ है तो वो भी क्या करेगा, टेट्राहेड्रल का केस कंसीडर कर रहा हूं जिसके अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, वो भी क्या करेगा, आपकी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जिंक है, जिंक के साथ मैं क्या GLY2 लिख दूं। एक लाइसिनेट पे क्या होता है, -1 चार्ज होता है, और एक जिंक पे कितना होता है, +2 होता है। +2 इस पे, 2 ये -2 हो गया, आपका कॉम्प्लेक्स क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, और ये क्या कर रहा है, आपकी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। इसके बाद में आ जाओ दूसरा, ठीक है। देख लेना भी इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3 होती है। sp3 वाले कोई भी कर लो, यहाँ पे जिंक की जगह अगर बेरिलियम होता, बोरोन होता, ठीक है, ये भी क्या कर जाते, आसानी से शो कर जाते। क्लियर होगा। अब देखो अगर इसके साथ इस तरह का कोई कंपाउंड जुड़ा हो, ABCD, ठीक है, मेटल के साथ बाइडेंटेंट लिगेंड जुड़े हुए हैं इस तरह के कोई, तो वो भी क्या करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। और अगर मान लो कि मेटल के साथ इस तरह से बाइडेंटेंट लिगेंड जुड़ा हुआ है और 2 मोनोडेंटेंट लिगेंड जुड़े हुए हैं इस तरह से, वो भी क्या करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। क्लियर होगा यहां तक। जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूं, मान लो जिंक की ले लिया मैंने, जिंक के साथ एक तो ग्लाइसिनेट जुड़ा हुआ है, ठीक है, एक C की जगह मैंने मान लो कि मैंने क्लोराइड लगा दिया, और एक मैंने क्या लगा दिया, ब्रोमाइड लगा दिया, ठीक है। रूल के अकॉर्डिंग लिखोगे तो ब्रोमाइड है, Br यहां आएगा, फिर Cl आएगा, फिर ये आएगा। चलो मैं लिख देता हूं, यहां क्या आ जाएगा, Br Cl, उसके बाद में GLY आ जाएगा। एग्जैक्ट तरीका ये होता है, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है। तो अगर टेट्राहेड्रल का केस है तो ये 4 टाइप बनते हैं जिसके द्वारा जो सिर्फ क्या कर रहे हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। इसके अलावा कोई ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करता, ठीक है। ये चारों करेंगे, इसके अलावा कोई शो नहीं करेगा। GI ये शो नहीं करते। नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात करने जा रहे हैं हम स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की, जिसकी हाइब्रिडाइजेशन आपको पता है DsP2 होती है। इसे हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर प्लेनर। और इसमें क्या होता है, ये GI शो करता है, बट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या करता है, रेयरली शो कर रहा है। OI क्या करेगा, रेयरली शो। और इसके केस लास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं, अभी इंपॉर्टेंट है। अब देखो मैं लिख रहा हूं पहले, जैसे आपका मान लो ये सेंट्रल मेटल एटम है और इसके साथ चारों सेम लिगेंड जुड़े हुए हैं, ठीक है, चारों सेम लिगेंड है, मोनोडेंटेंट, एक इसको रिप्रेजेंट कर रहा है मोनोडेंटेंट। तो इसके हम क्या करेंगे, पेयरिंग बनवा लेंगे। पेयरिंग कैसे बनाएंगे, जैसे ये मेटल आपका स्क्वायर प्लेनर ये बना दिया मैंने। अब क्या होगा, A चारों सेम लिगेंड है, इस तरह से लिख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, जो एक दूसरे के अपोजिट है उनको एक पेयर में लिख दो, A यानी जो एक दूसरे के ट्रांस में है, लिख दिया। अब दूसरा इसके ट्रांस में ये है, इसका एक पेयर और बना देंगे, यानी जो ट्रांस में है उनका हम पेयर बना रहे हैं। अगर दोनों पेयर सेम है, मतलब क्या इसमें जियोमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल होगा, नहीं होगा, ठीक है। जियोमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल क्या होगा, जब इसमें क्या होगा, जैसे एक पेयर तो चलो ये बन गया, इसके बाद कोई और पेयर बनता तो पॉसिबल होता। अभी एग्जांपल ले रहे हैं, देखोगे आप कि जैसे मैं Ma3B टाइप बना दूं, A3B मतलब यहां पे मैंने B लगा दिया। अब क्या होगा, A के जस्ट अपोजिट A है, तो एक पेयर तो ये बन गया AA, दूसरा A के अपोजिट B है, दूसरा पेयर क्या बन गया AB।
इसके अलावा कोई और पेयर बन सकता है क्या? इसमें नहीं बन सकता, तो ये क्या होगा, ये भी GI शो नहीं करेगा। तीसरा आता है आपका MA2B2, ठीक है, आप GI लिख के चाहे क्रॉस लगा लो, आपकी मर्जी है, जैसे क्योंकि ये GI का एक केस कंसीडर कर रहा हूं मैं। MA2B2, मान लो मैंने यहां अब B और लगा दिया, ठीक है। अब पेयर बनाओ, अब A के जस्ट अपोजिट क्या है, B है, AB बन गया। A के अपोजिट क्या है, B है, एक बन गया AB, ठीक है, ये बन गया। दूसरी क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कोई, यहीं से देखो कि अगर A के सामने मैं A रख दूं और B के सामने मैं B रख दूं, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। कैसे भी, जैसे M है, A के सामने A रख दिया, B के सामने मैंने B रख दिया। इसके अलावा और देखो कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या? यहीं से देखने की कोशिश करना, आसान हो जाएगा। बार बार बना के देखोगे टाइम ज्यादा रहेगा, हमें कम टाइम में करना है, तो यहीं से देखना आपको। जैसे दो ए कर दिया, फिर बी कर दिया, फिर आपने क्या किया, जैसे ए के साथ बी जुड़ सकता है, ए के साथ बी जुड़ सकता है, इस तरह से आपने क्या किए, दो इस तरह के मतलब आइसोमर बना दिए। इस तरह की अरेंजमेंट दो तरह की पॉसिबल है, मतलब ये जियोमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहा है। इसमें कोई और अरेंजमेंट पॉसिबल ही नहीं थे, तो ये जियोमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं कर रहे थे। तो यहां क्या करेगा, ये जीआई शो करेगा, और कितने जीआई बनेंगे भी, दो बनेंगे, ठीक है। इसका एग्जांपल दे देता हूं भी। जैसे मान लो कि प्लेटिनम है, दो सेम है लिगेंड और दो सेम है, मतलब दो एक तरह के लिगेंड है, एक मान लिया क्लोराइड है यहाँ पे, एक यहाँ क्लोराइड है, एक तरह के हो गए, और दूसरे ये हो गए, ठीक है। ये A2 मान लो, ये B2 मान लो, तो ये क्या हो गया आपका, सिस प्लेटिन हो गया। इसे सिस प्लेटिन बोलते हैं, सेम साइड है तो सिस हो गया ना, 90 डिग्री के एंगल में है। और दूसरा देखो प्लेटिनम है, यहाँ पर एक अमोनिया यहां लगा दिया, एक अमोनिया यहां लगा दिया, एक क्लोराइड यहां लगा दिया, दूसरा क्लोराइड यहां लगा दिया, 180 के एंगल पे है, तो ये क्या हो गया आपका ट्रांस। ये भी 180 पे, ये भी 180 है। और ये सिस प्लेटिन होता है, आगे एप्लीकेशन में पढ़ेंगे, या कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होता है, ठीक है। तो यह दो तरह के आइसोमर, जियोमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहा है, एक सिस हो गया, दूसरा कौन सा हो गया, ट्रांस हो गया। तो इस तरह से आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। तो अब लिखना सीख गए होंगे आप। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगर होता, हम नेक्स्ट अरेंजमेंट कर रहे हैं कि A2BC टाइप होता, मैं इसी से कर रहा हूं, जैसे A4 किया, 3B किया, 2B2 किया, B2 की जगह मैंने क्या कर दिया, BC कर दिया आपकी बार। अब इसके पेयर बनाओ आप, पहले तो A का पेयर बन जाएगा, फिर क्या होगा, BC का पेयर बन जाएगा, यानी एक दूसरे के अपोजिट है, ये भी एक दूसरे के अपोजिट है। अब दूसरा क्या हो सकता है, A के अपोजिट B हो और A के अपोजिट क्या हो, C हो, ये पेयर बन सकता है। इसके अलावा और देखो कुछ बन रहा है क्या इसके अंदर, और कोई पेयर नहीं बन रहा, तो मतलब ये जीआई शो कर रहा है। कितने जीआई बनेंगे इसमें, 2 बनेंगे। क्लियर है, बार बार बना के दिखाने की जरूरत नहीं होगी ना। जैसे एक और बना के दिखा रहा हूं मैं, बाकी सभी नहीं दिखाऊंगा आपको क्योंकि टाइम ज्यादा लगेगा इसमें। प्लेटिनम है, जैसे मैंने यहां अमोनिया ले लिया, यहां अमोनिया ले लिया, ये A2 हो गया। अब B और C मोनोडेंड्रेट लिगेंड के लिए लिख रहा हूं मैं। B क्या होगा, B मान लो क्लोराइड है, C क्या मान लिया, ब्रोमाइड है, ठीक है। तो इस तरह के तीन तरह के मोनोडेंड्रेट लिगेंड है, A B और C, A B और C तीन तरह के मोनोडेंड्रेट लिगेंड है। इसमें क्या है, सेम ग्रुप सेम साइड है, तो क्या हो गया, सिस हो गया। और दूसरा क्या होता है, प्लेटिनम है, जैसे यहां अमोनिया होता, यहां अमोनिया होता, यहां क्लोराइड होता, यहां ब्रोमाइड होता, तो ये एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये क्या हो जाता, ट्रांस हो जाता। ये आप ऑर्गेनिक में अच्छे से कर चुके हो, ठीक है। तो इस तरह से दो पेयर बन जाएंगे, तीसरी कोई पॉसिबिलिटी है नहीं इसके अंदर। समझ आ गया होगा, आगे बढ़ रहा हूं मैं। अब मान लो आगे है A2 रह गया आपका, मैं यहां ये कर दूं ABCD, यानी चारों डिफरेंट हो। अब मैंने वहां भी ABCD किया था, बट वहां उसके लिए किया था जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो और टेट्राहेड्रल उसकी शेप हो। यहां उसके लिए कर रहा हूं मैं ABCD जिसकी हाइब्रिडाइजेशन DsP2 हो और स्क्वायर प्लेनर शेप हो, ठीक है। तो इसमें क्या करूंगा मैं, देखो भी पेयर बनाओ। A क्या बन सकता है, ABCD बन जाएगा। दूसरा बनाओ, A के साथ C आ जाए, ठीक है। A के साथ C आ जाएगा तो B के साथ क्या आ जाएगा, D आ जाएगा। तीसरा बनाओ, A के साथ D आ जाए, अगर A के साथ D आ जाएगा तो B के साथ क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। क्या और कोई पॉसिबिलिटी है, और कुछ नहीं बनेगा। इसमें कितने पेयर बन रहे हैं, 3 पेयर बन रहे हैं, मतलब ये GI कितने शो करेगा, 3 शो करेगा। 3 में क्या होंगे, 2 सिस होंगे और एक क्या होगा, ट्रांस होगा। ये बात ध्यान रखनी है। वैसे इस केस में आपसे कोई सिस ट्रांस नहीं पूछता होता, ये इतना नोट करो एक बार, फिर आगे बढ़ रहे हैं। हाँ जी, अब बात करने जा रहा हूं मैं बाइडेंटेंट लिगेंड की। पहले मैं बात करूंगा सिमेट्रिकल बाइडेंटेंट की, फिर अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेंट की बात करूंगा। मान लो कि मेरे पास इस तरह का कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसको समझ रहे हो ना, जो बड़े ए है दोनों सेम डोनर लिगेंड है, यानी सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल का एक एग्जांपल दे देता हूं भी। जैसे मान लो कि प्लेटिनम है, प्लेटिनम के इर्द गिर्द क्या होगा, यहां EN लगा हुआ है, इथाइलिन डाइमाइन, अभी बताया था, है ना। यहां भी क्या है, इथाइलिन डाइमाइन लगा हुआ है, और इसके ऊपर क्या होता है, +2 चार्ज होता है। ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे क्या रह जाएगा, +2 रह जाएगा, या Cl2 लगा दें यहाँ पे,
क्लियर है? तो ये क्या है, ये भी ए है, ए है, और ये भी ए है, तो मैंने इसको 2 टाइम लिख दिया ना, ए 2 टाइम एग्जाम्पल। क्लियर होगा? अब बताओ ये क्या कोई दिखा सकता है? जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे अरेंज कर लो, ऊपर कर दो नीचे कर दो, कोई जीआई शो नहीं करेगा। यानी सिमेट्रिकल बाइडेंटेंट आपको जहां भी दिख जाए, सिमेट्रिकल बाइडेंटेंट आपको जहां भी दिख जाए उस पर टिक कर दो, नो जीआई, कोई जीआई शो नहीं करता। अब देखो ऐसे लिख दूं मैं क्या, ए है और उसके साथ मैंने यहां B2 टाइप कर दिया। मैंने कहा सिमेट्रिकल बाइडेंटेंट जहां भी दिख जाए क्या लिखोगे, नो जीआई, कोई जीआई शो नहीं करता। या फिर मैं ऐसे लिख दूं ए है और यहां पे मैं लिख दूं BC, सिमेट्रिकल बाइडेंटेंट यानी नो जीआई। ठीक है, ये जहां भी दिख जाए आपको, मैं स्क्वायर प्लेनेट की बात कर रहा हूं अभी, तो उसमें आप क्या लिखोगे, नो जीआई, ये जीआई शो नहीं करता। अब बात आ रही है अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेंट की। मान लो यहां पे मैं क्या कर दूं, AB कर दूं और 2। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल क्या देंगे, अब की बार मैंने क्या किया, यहां पे ग्लाइसिनेट लगा दिया। ग्लाइसिनेट कैसे लगाऊंगा, ग्लाइसिनेट आपको बताया था ना क्या होता है, अभी नोट कर रखा होगा आपने, चेक कर लेना। इस तरह से लगा दिया एक बार, दूसरी बार भी मैंने क्या किया, इस तरह से लगा दिया। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन डोनर होते हैं ना, उसमें लिख देता हूं, यहाँ पे NH2 आ जाएगा, यहाँ C डबल बॉन्ड O माइनस होता है, यहाँ ऑक्सीजन कर रहा है, नाइट्रोजन कर रहा है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन कर रहा है, इसलिए लिखा है मैंने। ठीक, अब क्या हो गया, ऑक्सीजन के सामने ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन के सामने नाइट्रोजन है, ये क्या हो गया आपका सिस हो गया। दूसरी क्या पॉसिबिलिटी है इस पे, ऑक्जेलेट पे एक बात ध्यान रखना, इस पे क्या होता है, -1 चार्ज इस पे, -1 चार्ज इस पे, इस पे क्या +2 है तो न्यूट्रल हो गया कॉम्प्लेक्स। प्लेटिनम +2 में आपका क्या होता है, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर शो कर रहा है, और +4 में क्या करता है, 6 करता है। ये कोऑर्डिनेशन नंबर वाला भी मैं आपको बता दूंगा। हाँ, तो इसमें देखो भी क्या मैं ऐसे कर सकता हूं, ये सेम ऐसे ही रख लूं, मैंने इसको कुछ हिलाया नहीं। अब इधर वाले को मैं ऐसे कर दूं, उल्टा कर दूं, यानी नाइट्रोजन ऊपर ले जाऊं, ऑक्सीजन नीचे ले आऊं। ये पॉसिबिलिटी भी तो हो सकती है, इस तरह से जुड़ा हुआ हो। तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन के जस्ट अपोजिट क्या है, ऑक्सीजन है 180, नाइट्रोजन के जस्ट अपोजिट क्या है, नाइट्रोजन है 180, मतलब ये क्या हो गया, ट्रांस है ना, 180 डिग्री के एंगल पे है। तो ये सिस था, ये ट्रांस था, यानी अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेंट के केस में क्या होता है, ये जीआई शो करेगा। क्लियर है भाई? इसके बाद में इसका एक केस और कंसीडर कर लेते हैं, एक बाइडेंटेंट लिगेंड लगाओ अनसिमेट्रिकल, और दूसरा क्या हो सिमेट्रिकल, मान लो ये C2 टाइप का है, मान लो सिमेट्रिकल क्या, सॉरी, एक तो अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेंट लिगेंड लगाओ, दूसरा क्या हो आपके मोनोडेंटेंट लिगेंड लगे हो 2। क्या उस केस में होगा, जैसे मैं यहां लिख रहा हूं, मान लो कि मैंने यहां क्लोराइड लगा दिया और यहां क्या लगा दिया, ब्रोमाइड लगा दिया। अच्छा सेम ही है, तो यहां भी क्लोराइड लगा दिया। ठीक है, अब इस केस में भी मैंने क्या किया, यहां सॉरी दोनों क्लोराइड है, यहां क्लोराइड कर दिया और यहां क्लोराइड कर दिया। क्या अब बताओ ये जीआई शो करेगा, दिखाई दे रहा होगा, ऑक्सीजन के सामने क्लोराइड है, नाइट्रोजन के सामने क्लोराइड है, मैं घुमा दूंगा तो भी क्या होगा, क्लोराइड ही रहेगा, मतलब ये जीआई शो नहीं करेगा, नो जीआई। ठीक है, तो इसके जियोमेट्रिकल आइसोमर कितने पॉसिबल थे ऊपर वाले के, लिखना है भी 2 थे, ये जीआई शो कर ही नहीं रहा। अब आ जाओ आपके, जैसे यहां पे अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेंट लिगेंड हो और यहां मैं CD टाइप कर दूं, CD टाइप कर दूं, मतलब मैं यहां पे क्लोराइड और यहां पर ब्रोमाइड लगा दूं, यहां ऑक्सीजन के सामने क्लोराइड है, और अब दूसरी बार मैंने क्या किया, यहां ऑक्सीजन के सामने ब्रोमाइड लगा दिया। ठीक है, या फिर यहां नाइट्रोजन के सामने ब्रोमाइड था, या नाइट्रोजन के सामने क्या हो गया, क्लोराइड हो गया, मतलब अलग तरह का आइसोमर हो गया। हाँ ये शो करेगा, ये शो करेगा, जीआई शो करेगा, कितने करेगा, 2। अब मान लो ये होता है कि ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है AB और यहां CD टाइप, ये तो क्या थे, जो मोनोडेंटेंट लिगेंड, मैं स्मॉल में लिख रहा हूं ना CD, मोनोडेंटेंट लिगेंड के लिए, और ये वाला किसके लिए है, बाइडेंटेंट, वो भी कौन से, अनसिमेट्रिकल। ठीक है, तो अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेंट एक यहां होता और दूसरा यहां होता, क्या वो शो करता। अब अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेंट का एक एग्जांपल है BCAC, बेंजोइल एसीटेटो, जैसे आपका CH3 C डबल बॉन्ड O C, और उसके बाद में क्या था आपका डबल बॉन्ड C CH3 CO नेगेटिव, ये वाला क्या है, एसीटाइल एसीटेटो, माइनस चार्ज है ना इस पे 1 यूनिट, इसे AC कहते हैं, AC कहते हैं। अगर मैं इसका कोई एक, जैसे ये CH3 हटा के C6H5 लगा दूं, ये क्या बन रहा है आपका CH3 है, CH3 के साथ मैंने क्या किया, C डबल बॉन्ड O लगाया है, यहाँ C लगा हुआ है, यहाँ डबल बॉन्ड है C है, यहाँ C6H5 है, यहाँ O माइनस है। ठीक है, ये क्या हो गया, बेंजोइल ग्रुप हो गया, ये एसीटेटो हो गया। क्या लिखूंगा मैं इसको, बेंजोइल एसीटेटो। ठीक है, इसे लिखते हैं BCAC। ठीक है, इसे BCAC लिखते हैं,
तो ये क्या अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेंट लिगेंड है, और ये क्या था ऐसी सिमेट्रिकल बाइडेंटेंट लिगेंड है। यहाँ रेजोनेंस भी पॉसिबल है ना, यहां भी। तो ये सिमेट्रिकल है और ये अनसिमेट्रिकल है। एक और होता है आपका बीसी बीसी। बीसी बीसी में क्या होगा, अगर मैं यहां से C6H5 लगा दूं यहां भी, तो क्या हो जाएगा बेंजोइल बेंजोएटो, वो क्या हो जाएगा बीसी बीसी। ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा बीसी बीसी। जैसे अगर C6H5 लग गया है तो जो बीसी बीसी होता है वो क्या हो जाता है आपका सिमेट्रिकल हो जाता है। ऐसी सिमेट्रिकल है, बीसी बीसी सिमेट्रिकल है, बट बीसी ऐसी सिमेट्रिकल नहीं है, अनसिमेट्रिकल है। समझ आ गया होगा। आ जाओ, तो इसमें क्या किया, एक जगह आपने BCSE लगा दिया। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O होता, यहाँ CH3 होता, यहाँ C होता, यहाँ डबल बॉन्ड C होता, और इसके साथ क्या लगा हुआ है आपका C6H5 लगा हुआ है, और यहाँ पे क्या है CO माइनस लगा हुआ है। ये इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड कर रहा है, ये इसके साथ कर रहा है, यानी यहाँ पे क्या है C6H5, यहाँ CH3 है। ठीक है, अब दूसरा देखोगे तो क्या होगा, यहाँ प्लेटिनम कर दिया मैंने, यहाँ पर O कर दिया, या फिर मैंने यहाँ पर क्या कर दिया N कर दिया। ये मैंने सेम रखा है, लॉक कर दिया। इसको रोटेट कर देता हूँ मैं, इसको ऐसे ले जाऊँ, इसको ऐसे ले जाऊंगा तो क्या होगा कि यहाँ पर क्या आ जाएगा ऑक्सीजन है, और यहाँ कार्बन है, कार्बन के साथ क्या है C6H5 लगा हुआ है, यहाँ क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा C आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड O आएगा, यहाँ CH3 आएगा, और इसने यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया। ठीक है, ये दूसरा है। क्लियर है, एक ये हो गया, एक ये हो गया। इस तरह से ये क्या कर रहा है 2 शो कर रहा है, तो ये क्या हो गया GI शो कर रहा है। ठीक है, ये GI शो करेगा। क्लियर है, तो इस तरह से हमें यह पता चल गया है कि कौन GI शो करता है, कौन GI शो नहीं करता। इसके बाद में मैं आगे बढ़ रहा हूं, ये नोट करो। उसके बाद में मैं कुछ एक्सेप्शनल केस डिस्कस करने जा रहा हूं जो आपके ऑप्टिकल आइसोमर शो करते हैं। अब मैं वो केस डिस्कस करने जा रहा हूं जो DsP2 हाइब्रिडाइज्ड है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, बट ऑप्टिकली एक्टिव है। देखो मैंने ये एग्जांपल पहले भी दिया था आपको, MAA2 टाइप का सिमेट्रिकल बाइडेंटेंट लिगेंड है, बट उसमें मैंने वो दिखाया था जो GI शो कर रहा है। या मैं वो दिखा रहा हूं जो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। मैं एग्जांपल दूंगा कि ये कब पॉसिबल होगा, जब ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा, जब आपका सिमेट्रिकल बाइडेंटेंट लिगेंड, ये क्या है सिमेट्रिकल बाइडेंटेंट लिगेंड है ना, जब आपका सिमेट्रिकल बाइडेंटेंट लिगेंड क्या हो, लिगेंड के पास कायरल कार्बन हो। कायरल कार्बन कौन सी होती है, जिनसे चारों एटम डिफरेंट जुड़े हो। ठीक है, अगर उसके पास कायरल कार्बन है तो वो क्या होगा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ये बात ध्यान रखनी है आपको। एग्जांपल देता हूं मैं कायरल लिगेंड का, यानी मैं ये कह सकता हूं इसमें लिगेंड है वो कायरल है। तो कायरल लिगेंड का एग्जांपल दे रहा हूं कि जैसे ये CH3 है, CH है, CH है, CH3 है, इसके साथ NH2 जुड़ा हुआ है, यहां भी NH2 जुड़ा हुआ है। ठीक है, NH2 कहां जुड़ा हुआ है, सेकंड और थर्ड कार्बन पे 1, इस तरह नंबर करेंगे 1 2 3 4। तो इसको क्या कहूंगा मैं, ब्यूटेन 2,3 डाइएमाइन, या फिर इसे क्या कहते हैं ब्यूटाइलिन, क्या कहते हैं ब्यूटाइलिन डाइएमाइन। ठीक है, शॉर्ट में मैं क्या लिखूंगा BN लिखूंगा, शॉर्ट में क्या लिखता हूं मैं इसे BN लिखता हूं। तो देखो एक एग्जांपल ले रहे हैं, प्लेटिनम है, प्लेटिनम के साथ क्या है BN के 2 मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, और यहां पे क्या जाएगा +2 चार्ज आ जाएगा क्योंकि इस पे +2 है। ठीक है, इसमें देखो ये कार्बन है, ये कायरल कार्बन है, इस कार्बन के साथ क्या है यहाँ CH3 ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ NH2 लगा हुआ है, यहाँ पे अलग ग्रुप लगा हुआ है, चारों डिफरेंट ग्रुप है, मतलब ये कार्बन क्या होगी, यानी दूसरी कार्बन कायरल है, तीसरी कार्बन भी क्या है कायरल है। ठीक है, तो इसमें 2 कायरल कार्बन है। देखो मैं क्या ऐसे लिख दूं, प्लेटिनम है, यहाँ पर प्लेटिनम को डोनेट कौन करेगा नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन डोनर है, तो मैं इसको यहाँ लिख दूं, जैसे NH2 को मैं ऐसे ही लिख देता हूँ भाई, ये NH2 है, यहाँ भी नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है, तो इसके साथ क्या होगा इस तरह से लिख देता हूँ। ठीक है, अब आपने ये देखा होगा कि अगर बिलो द प्लेन हो तो इस तरह से लिख देते हैं, ये CH3 ग्रुप है, ये CH3 ग्रुप है। ठीक है, यहाँ NH2 आ गया, ये NH2 है भाई, और आपका यहाँ NH2 आ गया, और यहाँ क्या हो गया ये इस तरह से क्या आ गया, यहाँ CH3 आ गया, और यहाँ क्या आ गया CH3 आ गया। एक स्ट्रक्चर ये बना सकते हैं हम। ठीक है, अब दूसरी स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूं। मान लो ये आपका प्लेटिनम है, ठीक है, ये एक बन चुकी है आपकी, यहाँ NH2 डोनर है, यहाँ भी NH2 डोनर है, इसने इस तरह से डोनेट कर रखा है। यहाँ पे क्या थी आपकी बिलो द प्लेन CH3, और यहाँ मैंने क्या कर दी अबो द प्लेन बना दी इस तरह से। ऑर्गेनिक में कर चुके हो आप, यहाँ क्या आ जाएगी CH3 आ जाएगी, यहाँ NH2, यहाँ NH2, इस तरह से हो जाएगा। ये क्या होगा, ये CH3 हो गया है, और ये CH3 हो गया। ठीक है, 2 बन गए। एक यहाँ बना दूं, ये प्लेटिनम है,
यहाँ NH2 लगा हुआ है, यहाँ NH2 लगा हुआ है, दिखाई दे रहा होगा आपको। और यहाँ क्या हो जाएगा, सेम केस कर देता हूँ, यहाँ NH2 लगा हुआ है, यहाँ NH2 लगा हुआ है और इस तरह से। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ एक अबोधी प्लेन है, 3 बिलोधी प्लेन है, मिथाइल ग्रुप। अब मैं ये कर देता हूँ कि यहाँ पर एक ये अबोधी प्लेन कर देता हूँ, ये वाला, ये अबोधी प्लेन अभी, और ये एक जस्ट इसके अपोजिट वाला क्या कर देता हूँ, अबोधी प्लेन कर देता हूँ। ये अबोधी प्लेन है। आप अच्छा डायग्राम बना लेना अभी। ये CH3 है, ये CH3 है। क्लियर हो गया, 2 अपोजिट वाले हो गए। अब हमने कितनी स्ट्रक्चर बना दी, 3 बना दी, 2 और बनानी है हमें। हाँ, 2 और कौन सी पॉसिबल हो सकती है अभी, जैसे मान लो कि ये आपका प्लेटिनम है, ठीक है, यहां पर क्या आ जाएगा आपका NH2 आ जाएगा, यहां भी क्या आ जाएगा आपका NH2 आ जाएगा, यहां पर इस तरह से है। अब आप क्या करो कि जैसे मैंने 2 अपोजिट वाले कर दिए थे, अब 2 सेम वाले कर देता हूं, 2 सेम साइड वाले। ठीक है, ये वाला CH3 यहां पे आ जाएगा, क्या आ गया, CH3 आ गया। ये हटा देता हूं भाई, आपने नोट कर ही लिया होगा। और यहां पे क्या आ जाएगा आपका CH3 आ जाएगा, यहां NH2 है, यहां भी NH2 है आपका। ठीक है, और अब की बार मैंने क्या किया, ये वाला CH3 और ये वाला CH3। क्लियर है, ये अंदर से भरा हुआ है अभी, ये अंदर से भरा हुआ है। अबोधी प्लेन है और वो क्या है, बिलोधी प्लेन है। एक और बना देता हूं, प्लेटिनम है, यहां NH2 ग्रुप लगा हुआ है, यहां NH2 ग्रुप लगा हुआ है, और यहां क्या हो गया आपका, ये दोनों ही मैंने अबोधी प्लेन कर दिए। CH3 अबोधी प्लेन, ये भी CH3 अबोधी प्लेन, और यहां क्या किया मैंने, NH2 लगा हुआ है, यहां NH2 लगा हुआ है। ठीक है, और यहां आपके जो CH3 है वो बिलोधी प्लेन है, ये भी CH3 आपके क्या है, बिलोधी प्लेन है। ठीक है, तो ये 5 स्ट्रक्चर हो गई हुई आपकी, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इनमें आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो कि कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव होगा और कौन सा इनएक्टिव होगा। तब तक मैं मार्कर में इंक डाल लेता हूं। आइडेंटिफाई कर लिए होंगे आपने। अब देखो भाई, इसमें क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, सेम है। अब इसमें देखो, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, मतलब ये क्या हो गया आपका, ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। ठीक है, अब दूसरा देखो भाई, इसमें क्या है, इसमें भी कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ये भी आपका ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। ये आपका क्या था, ऑप्टिकली इनएक्टिव था। ठीक है, अब इधर वाले में आ जाओ, ये वाला, इसमें भी आपको साफ दिखाई दे रहा है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री है, मतलब ये भी क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। इसमें देखो भी, इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये भी आपका क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। प्लेन ऑफ सिमेट्री वगैरह आप ऑर्गेनिक में, मैं ये मान के चल रहा हूं निकालनी आ रही है, आप ऑर्गेनिक में अच्छे से कर चुके हो। ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है भी, जो इक्वल हाफ में डिवाइड कर दे उसको। ठीक है, तो आपका ये और ये ऑप्टिकली एक्टिव है और ये तीनों आपके ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्योंकि इनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो हम क्या कहेंगे भाई, इसमें टोटल GI कितने थे, टोटल GI थे 5 इसके। ठीक है, इनमें से ऑप्टिकली एक्टिव कितने हुए, 2। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव 2 है, तो 2 के क्या बनेंगे, 2 ही D बनेंगे, 2 ही L बनेंगे, यानी इसके भी, इसका D और L 2 पॉसिबल है, इसका भी क्या होगा, D और L 2 पॉसिबल है, यानी टोटल ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर कितने हो गए भाई, 4। टोटल ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर कितने हो गए, 4। और ऑप्टिकली इनएक्टिव कितने हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव 3, तो टोटल कितने हो गए, 7। तो यह 7 आइसोमर शो कर रहा है। ठीक है, या तो आप ऐसे काउंट कर सकते हो कि ऑप्टिकली एक्टिव कितने हो गए, 4 और 3 इनएक्टिव है तो 7 हो गए, या ऐसे काउंट कर लो कि 5 तो ये हो गए। ठीक है, इसमें क्या होंगे, 2 होंगे, तो एक और इसमें ऐड कर दो, एक और इसमें ऐड कर दो, कितने होते हैं, टोटल 7 होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है, एक बार ये नोट करो, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट केस कंसीडर करने जा रहा हूं भाई, जो ऑप्टिकली एक्टिव है, MAA-B2 टाइप। ठीक है, ए क्या है, यहां पर आपका सिमेट्रिकल बाइडेंटेंट लिगेंड है जिसमें कायरल कार्बन है। वो एग्जांपल लूंगा मैं, CH3 है, CH है, CH है, CH3 है, यहाँ पे क्या है, NH2 लगा हुआ है, यहाँ भी NH2 लगा हुआ है, क्या बन गया, ब्यूटाइलिन डाइअमाइन, BN है, कायरल कार्बन है, ये वाला कार्बन कायरल है, ये वाला कार्बन क्या है, कार्बन कायरल है। एग्जांपल लेता हूं मैं, PTBN, यहाँ पे मैंने Cl2 ले लिया। ठीक है, डिस्कस कर रहा हूं मैं, जैसे प्लेटिनम है, सेंट्रल मेटल एटम है, लिगेंड क्या था, यहाँ NH2 था, यहाँ भी NH2 था, यहाँ क्या आ जाएगा, ये CH के साथ, यहाँ पर मान लो कि इस तरह से बिलो दी प्लेन CH3 है, बिलो दी प्लेन CH3 है। ठीक है, यहाँ क्लोराइड लगा हुआ है, यहाँ क्लोराइड लगा हुआ है। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है आपका सिमेट्रिकल है आपका, मतलब ऑप्टिकली क्या हो गया, ये इनएक्टिव हो गया। अब दूसरा लिखो भाई, प्लेटिनम है, यहाँ क्लोराइड है, यहाँ क्लोराइड है, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, NH2 लगा हुआ है, यहाँ NH2 लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर आप क्या देखोगे कि एक को मैं क्या कर दूं, बिलो दी
प्लेन कर दूं और एक को क्या कर दूं, अपोजिट प्लेन कर दूं। अपोजिट प्लेन को मैं कैसे लिख रहा हूं, आप थोड़ा अच्छा बना लेना अभी, ठीक है, इस तरह से कर दो, ठीक है। यहां कोई सिमेट्री नहीं है, तो नहीं है सिमेट्री, तो मतलब ये क्या हो जाएगा आपका, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। मतलब इसके क्या होंगे, डी फॉर्म भी होगी, एल फॉर्म भी होगी। अगर मैं जीआई की बात करूं, इसके जीआई कितने होते हैं भी, एक और दो जीआई है इसके। और अगर मैं बात करूं कि जो आपके ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर कितने हैं, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर दो होंगे ना, एक डी और एक एल। ऑप्टिकली इनएक्टिव कितना होगा, एक हो जाएगा, ठीक है। टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने हो जाएंगे, टोटल स्टीरियो आइसोमर, यानी स्टीरियो आइसोमर टोटल में कितने होते हैं भी, कैसे करोगे आप, जीआई प्लस ओआई दोनों को जोड़ दोगे, क्या करोगे, जियोमेट्रिकल आइसोमर प्लस ऑप्टिकल आइसोमर को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, टोटल स्टीरियो आइसोमर आ जाएंगे। तो टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने हो गए आपके, 3 हो गए। क्लियर है। तो स्टीरियो आइसोमर कैलकुलेट करने का तरीका है जीआई प्लस ऑप्टिकल आइसोमर, ठीक है। तो ये टोटल ही होता है। तो इस तरह से इसमें क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, ये आपकी मेटल है, इसके साथ लगा हुआ है AB2 टाइप, यानी अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेंट लिगेंड लगा हुआ है। और उसके अंदर अगर यह अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेंट लिगेंड के अंदर कायरल कार्बन प्रेजेंट है, क्या कायरल कार्बन प्रेजेंट है, तो यह भी क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। एग्जांपल देखो भाई, जैसे मान लो कि प्लेडियम है, इसके साथ जुड़ा हुआ है आपका NH2 CH CH3 और COO माइनस टाइप का लिगेंड, ठीक है। अब देखो इस पे क्या होता है, +2 चार्ज होता है, इस पे 1 पे -1 है, 2 पे क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ओवरऑल कॉम्प्लेक्स आपका क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, 0 चार्ज होगा। अब ये वाली कार्बन क्या है, कायरल है, इसके साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है, NH2 लगा हुआ है, COO लगा हुआ है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, जैसे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, जैसे ये CH लगा हुआ है, यहाँ CH3 लगा दूंगा। इसकी स्पेशल अरेंजमेंट दिखा रहा हूँ भाई। प्लेडियम है, जैसे प्लेडियम के साथ एक कौन डोनेट कर रहा है, NH2 डोनेट कर रहा है, इसके साथ आपका लगा हुआ है C, यहाँ पर क्या है, C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर आपका लगा हुआ है O-, ये बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, एक तो हाइड्रोजन लगा हुआ है आपका, हाइड्रोजन को मैं अबो दी प्लेन मान लेता हूँ, ये अबो दी प्लेन है। और जो CH3 ग्रुप लगा हुआ है उसको मैं मान लेता हूँ बिलो दी ग्रुप। क्लियर है। अब इधर भी क्या होगा, NH2 ग्रुप लगा हुआ होगा, यहाँ इसके साथ क्या होगा, कार्बन लगा हुआ होगा, यहाँ पर क्या लगा हुआ होगा आपका, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, ठीक है। अब इधर भी क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन को मैंने अबो दी प्लेन माना, और जो CH3 लगा हुआ है आपका वो क्या है, बिलो दी प्लेन लगा हुआ है। चलिए एक स्ट्रक्चर ये बन गई आपकी। दूसरी कौन सी पॉसिबिलिटी है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आपका ये प्लेडियम है, इसके साथ यहां पर लगा हुआ है NH2, यहां पर C है, और कार्बन के साथ ये मिथाइल ग्रुप मैंने अबो दी प्लेन कर दिया, और हाइड्रोजन को मैं कहां ले गया, बिलो दी प्लेन ले गया। चलिए मैंने ये चेंज किया, बाकी डिटो मैं सेम लिख रहा हूं। C डबल बॉन्ड O आ गया, यहां पर O आ गया, यहां पर ये आ गया, ठीक है। यहां NH2 था आपका, यहां पर क्या था, कार्बन लगा हुआ है, कार्बन में हाइड्रोजन अबो दी प्लेन था, ठीक है। CH3 क्या था आपका, बिलो दी प्लेन था, और इसके साथ क्या लगा हुआ था, C डबल बॉन्ड O, यहां पर ऑक्सीजन था, इस तरह से बॉन्ड बना रखा था। माइनस का साइन लगा देना चाहिए, यहाँ माइनस है और यहाँ क्या है, माइनस है, ठीक है। एक स्ट्रक्चर और बनाते हैं, ये आपका प्लेडियम है, इसके साथ अब की बार यहाँ क्या लगा हुआ है, NH2 लगा हुआ है, यहाँ पर C ऐसा लिख देता हूँ, ये हाइड्रोजन है, और ये अबो दी प्लेन क्या है, CH3 ग्रुप लगा हुआ है, अबो दी प्लेन क्या है, CH3 ग्रुप लगा हुआ है, और यहाँ क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O, इस तरह से। अब इधर क्या किया मैंने, इसको रोटेट कर दिया, ऑक्सीजन ऊपर ले गया, NH2 नीचे ले गया, यहाँ O आ गया, यहाँ क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा आपका, NH2 आ जाएगा, यहाँ पर क्या है, कार्बन लगी हुई है, कार्बन के साथ क्या है अभी, ये अबो दी प्लेन था ना, CH3 ग्रुप, इसकी स्ट्रक्चर आप थोड़ी अच्छी बना लेना अभी। अब की बार मैंने क्या किया है कि ये CH3 मैं ऊपर ले आऊं, मैंने CH3 को क्या लिख दिया, अबो दी प्लेन लिख दिया, और हाइड्रोजन को मैंने क्या लिखा, बिलो दी प्लेन लिख दिया। क्लियर है। दोनों अब CH3 क्या है, अबो दी प्लेन है, ये क्या है, बिलो दी प्लेन है। अब एक स्ट्रक्चर और बनाने जा रहा हूं भी मैं, कि ये मान लो आपका प्लेडियम है, ठीक है। बाकी मैंने क्या किया, ये वाला मैं डिटो सेम लिख देता हूं, यहां ऑक्सीजन है, यहां C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, यहां पर आपका क्या लगा हुआ है अभी, C है, यहां पर इसके साथ NH2 ग्रुप लगा हुआ था जो डोनर का काम कर रहा था, और ये वाला हाइड्रोजन है, और यहां पर आपकी क्या लगी हुई है, CH3 ग्रुप लगा हुआ है। क्लियर है। अब इधर आ जाओ, इधर क्या लगा हुआ था, NH2 ग्रुप लगा हुआ था, कार्बन है, यहां पर क्या लगा हुआ है आपका, C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, यहां ऑक्सीजन है, इस तरह से। अब इसमें हेरफेर देखना, यहां मैंने क्या किया है, अब इन दोनों में अबो दी प्लेन था,
एक मैं अबोव द प्लेन कर देता हूँ, एक मैं बिलो द प्लेन कर देता हूँ। ये अबोव द प्लेन है और यहाँ क्या करूँगा मैं, यहाँ पे हाइड्रोजन कर दूंगा और यहाँ CH3 ग्रुप कर दूंगा। ये क्या हो गया, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर इसको मैंने हाइड्रोजन को अबोव द प्लेन कर दिया और इसको मैंने बिलो द प्लेन कर दिया। समझ आ गया होगा आपको। अब देखो स्ट्रक्चर में देखो क्या क्या फर्क है। यहाँ पे NH2 ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ ऑक्सीजन है मतलब ये सिस है, लिगेंड के रिस्पेक्ट में सिस है। अब ये वाला देखो, इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट, ये मिथाइल ग्रुप है बिलो द प्लेन, मिथाइल ग्रुप बिलो द प्लेन, अबोव द प्लेन मतलब ये भी एक दूसरे के साथ क्या भी सिस है। ये तो लिगेंड मेटल के साथ क्या हुआ, जो जुड़ा हुआ है वो सिस में है। यहां पर ये वाला जो आपका मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल के साथ क्या है, सिस है। समझ आ गया, दोनों क्या है, सिस सिस है। अब आ जाओ इधर, इसमें क्या होगा अभी ऊपर वाले में देखो कि यहाँ H2 है, यहाँ H2 है, यहाँ O है, यहाँ O है मतलब ये सिस है। अब देखो ये अबोव द प्लेन है CH3, ये बिलो द प्लेन है मतलब ये एक दूसरे के क्या हो गए, ट्रांस हो गए। समझ आ गया होगा। अब यहाँ देखो ये CH2 है, यहाँ O है, यहाँ O है, यहाँ H2 है मतलब ये क्या हो गया, एक दूसरे के ट्रांस हो गए। अब ये भी अबोव द प्लेन है CH3, ये भी अबोव द प्लेन है मतलब दोनों क्या हो गए, सिस हो गए। इधर आ जाओ, ये क्या है, यहाँ NH2 है, यहाँ O है, यहाँ H2 है, यहाँ O है, ये एक दूसरे के क्या भी ट्रांस है। यहाँ CH3 बिलो द प्लेन, यहाँ अबोव द प्लेन मतलब ये भी क्या हो गया, एक दूसरे के ट्रांस हो गया। हमने ये बना लिया है। अब हम इनमें क्या चेक कर रहे हैं कि ऑप्टिकली एक्टिव कौन से होंगे और इनएक्टिव कौन से होंगे। अब हमने टोटल GI कितने बना लिए अभी, 4 GI बना लिए हैं। अब ऑप्टिकली एक्टिव चेक करो भाई। अब देखो अगर इसको आप देखते हो तो इसमें आपको साफ दिखाई दे रहा है क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, मतलब ये क्या हो गया आपका, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। ठीक है, अब इधर आ जाओ, ट्रांसिस है, इसमें कोई एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं है, ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है, इधर भी देखो, इसमें भी कोई एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं है, ये भी आपका ऑप्टिकली एक्टिव है। इधर आ जाओ, ये क्या आपका, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो ये आपका क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। क्लियर है। तो देखो भी इसमें तो 2 ऑप्टिकली एक्टिव है, 2 ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर कितने होंगे, 2 है, तो एक का हर एक का क्या होगा, D और L 2 होंगे, इसका भी D और L 2 होंगे। तो मतलब ऑप्टिकली एक्टिव टोटल 4 हो गए, 2 × 2 करेंगे ना। और ऑप्टिकली इनएक्टिव कितने हुए भी आपके, 2 हुए। तो हम टोटल जो स्टीरियो आइसोमर कितने कहेंगे, 6। ठीक है, तो इस केस में कितने, टोटल 6 पॉसिबल है। अब सिंपल सा है इसमें, सिस सिस वाला ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ट्रांस ट्रांस वाला ऑप्टिकली इनएक्टिव है, बट सिस ट्रांस या ट्रांस सिस क्या है आपका, ऑप्टिकली एक्टिव है। अब ब्रिज्ड लिगेंड के केस में यानी पॉलीन्यूक्लियर के केस में हम डिस्कस कर लेते हैं आइसोमेरिज्म। हाँ, अब मैं एग्जांपल लेने जा रहा हूं भी पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स का। ठीक है, पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स में मैं लेने जा रहा हूं प्लेडियम है, उसके साथ 2 क्लोराइड लगे हुए हैं और उसके साथ PPS3 यानी ट्राइफिनाइल फॉस्फेट लगी हुई है। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, प्लेडियम 2 है, Cl4 है और उसके साथ क्या होगा, PPH3 और कितने लगे होंगे, ये 4 हो जाएंगे। ठीक है, एक ही बात है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सिंपल है, कैसे लिखूंगा, ये प्लेडियम आपकी, ये प्लेडियम आपकी, यहाँ क्लोराइड लगा हुआ है, यहाँ क्लोराइड लगा हुआ है, यहाँ पर मैंने मान लिया PPS3 लगा हुआ है, यहाँ पर Cl लगा हुआ है, यहाँ मैंने मान लिया PPS3 लगा हुआ है और यहाँ क्या लगा हुआ है, Cl लगा हुआ है। ठीक है, इसमें PPS3 एक ही साइड में है और क्लोराइड क्या है, दोनों एक साइड में है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, जैसे यहाँ पर प्लेडियम होता, यहाँ मैं PPS3 ऐसा लिख देता, उधर वाला पार्ट यहाँ क्लोराइड लिख देता, यहाँ क्लोराइड लिख देता, यहाँ क्लोराइड लिख देता, यहाँ क्या कर देता, प्लेडियम कर देता, यहाँ क्लोराइड कर देता और यहाँ क्या कर देता, PPH3 कर देता। ठीक है, यहां पर क्या हो गया, एक दूसरे के अपोजिट साइड होगी। ठीक है, तो इस तरह से इसमें क्या होता है, 2 तरह के जियोमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है, यानी जो पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है वो भी GI शो करता है। स्क्वायर प्लेनर की बात कर रहा हूं मैं। इसके बाद में हम उसकी बात करने जा रहे हैं जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हो। ठीक है, आपके सिलेबस में नहीं है, अगर आपको स्किप करना है तो कर दो, वरना मैं जैसे कोई बच्चे अगर नॉलेज बढ़ाने के लिए अगर पढ़ना चाहे तो देखना चाहे तो देख लो, 2 मिनट का काम है। अब हम बात करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 5 के केस में आइसोमेरिज्म। तो इसमें भी 2 तरह की जियोमेट्री पॉसिबल हो सकती है। एक तो हो सकती है आपकी स्क्वायर पिरामिडल और दूसरी हो सकती है आपकी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, है ना। ये मैंने पहले भी बता रखा आपको। अब देखो कि मान लो कि हमारा Ma5 टाइप का कंपाउंड है कोई, तो इसकी दोनों स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूं। पहले बना रहा हूं स्क्वायर पिरामिडल। जैसे मान लो ये सेंटर मेटल M है, यहां पर A लगा हुआ है, यहां A लगा हुआ है, यहां A लगा हुआ है, यहां A लगा हुआ है। ठीक है, और एक यहां लगा दिया, ये क्या बन गया आपका स्क्वायर पिरामिडल। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, M है, यहां पर इस तरह से लिख दिया A और ये क्या बन गया आपका, यहां भी A लगा दिया, ये क्या बन गया ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये एक दूसरे के क्या है, एलोगोन बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं, एक दूसरे के एलोगोन बोलते हैं। क्लियर है। अब मान लो मुझे ये दे दे कंपाउंड कोई MA2
B3 दे दे और कह दे इसकी स्ट्रक्चर ड्रा करो, भी पॉसिबल स्ट्रक्चर कितनी पॉसिबल है इसकी। ठीक है, तो मैंने एक सेंट्रल मेटल एटम माना और उसकी मैं बना रहा हूं पहले ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर इस तरह से। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ए के सामने ए लिख दूंगा, फिर ए के सामने मैं क्या लिखूंगा, बी लिख दूंगा, और फिर मैं बी के सामने बी लिख दूंगा। क्लियर है, 2 ए यूटिलाइज हो गए यहाँ पे, तो क्या बच गया, 3 बी बच गया, ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं। अब एक ए और एक बी यूटिलाइज हो गया, तो आपका आप क्या बच गया, ये बच गया ए बी बी, है ना, A2 B3 हो गया। अब देखो इसमें क्या है, 2 बी यूटिलाइज हो गए, तो बच गया ए और बी, तो 3 तो ये स्ट्रक्चर बन गई, यानी एक दूसरे के क्या है, ये जियोमेट्रिकल आइसोमर है। अब दूसरा देखो, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एम है, कौन सी स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं, स्क्वायर पिरामिडल, इस तरह से। ठीक है, अब एक में मैंने क्या किया, ए ऊपर लिख दिया, दूसरे में मैंने बी ऊपर लिख दिया, तीसरे में भी मैंने बी ऊपर लिख दिया। क्या हुआ, ए ऊपर लिखा है मैंने, तो बच क्या गया ए, और बाकी 3 क्या बच गए आपके, बी बच गए, इस तरह से मैं लिख दूंगा। क्लियर है। अब देखो यहां मैंने बी ऊपर लिखा है, 2 ए और 2 बी बच गए। 2 ए को कैसे लिख सकता हूं, ए के अपोजिट ए लिख दूंगा, बी के अपोजिट बी लिख दूंगा, या 2 ए कैसे लिख सकता हूं बी में, ए के पास ए रख दूंगा, बी के पास बी रख दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से यहां पे क्या होगी, ये 4th स्ट्रक्चर हो जाएगी, ये 5th स्ट्रक्चर हो जाएगी, ये 6th स्ट्रक्चर हो जाएगी। ठीक है, यानी मैं एनी वन ऑफ 1 2 3 में से, ये स्ट्रक्चर क्या है, ऊपर वाली नीचे वाली की क्या है, एलोगोन्स हैं, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, ये था कोऑर्डिनेशन नंबर 5 के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए करेंगे विद ट्रिक। ठीक है, ऑल द बेस्ट।